हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है डिफरेंस बिटवीन अ वॉइड एंड एन इलीगल एग्रीमेंट। ऐसे क्वेश्चन एलएलबी में बहुत आते हैं और साथ ही जुडिशरी के मेंस में भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको इस टॉपिक को समझना भी है और इसके साथ साथ कैसे लिखना है आपको ये भी समझना है। आइए देखते हैं। तो पहले बात करते हैं वॉइड अग्रीमेंट की। देखिए, अग्रीमेंट जो होता है वो प्रायर स्टेज होती है, पहले की स्टेज होती है कॉन्ट्रैक्ट से। अगर उस अग्रीमेंट के अंदर एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ है यानी कानून का बल प्राप्त है तो वो बन जाएगा एक कॉन्ट्रैक्ट। अब आइए देखते हैं कि क्या लिखा है 2G के अंदर। कहता है कि अ वॉइड अग्रीमेंट इज एन अग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी कि ऐसा अग्रीमेंट जो कभी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाया क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ कमी थी। फॉर एग्जाम्पल इन सेक्शन 25 ये बताया गया है कि कंसिडरेशन के बिना एक अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। कंसिडरेशन जो बताया गया है 2D के अंदर वो ये कहता है कि इट इज़ अ प्राइस फॉर द प्रॉमिस, यानी कि हमारे बीच में जो प्रॉमिस हुआ है उसका वो प्राइस है जो दोनों पार्टीज एक दूसरे को देंगी। अगर वो नहीं है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। इसी तरह अगर मैरिज के खिलाफ कोई अग्रीमेंट हो रहा है तो वो भी वॉइड हो जाएगा और वो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा, जैसा बताया गया सेक्शन 26 के अंदर। सिमिलरली सेक्शन 27, 28, 29 फॉर एग्जाम्पल अग्रीमेंट्स फॉर अनसर्टेनिटी, उसके टर्म्स अनसर्टेन है, यानी कि हमारे बीच में जो प्रॉमिस हुआ था उसके टर्म्स ऐसे हैं कि हम लोग सेम थिंग इन द सेम सेंस पे नहीं आ पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मुझे घोड़ा खरीदना है, आपने कहा घोड़ा बेचना है, पर वो घोड़ा कौन सा वाला है, आपके पास 20 घोड़े हैं, तो फिर ये अग्रीमेंट जो है ये अनसर्टेन हो जाएगा और इसीलिए इसमें एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ नहीं आ पाएगी। अब बात करते हैं सेक्शन 23 की, जो बताता है कि कब एक अग्रीमेंट एक इलीगल अग्रीमेंट बन जाएगा। देखिए, पहले हमको ये समझना है कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो होता है बिटवीन पार्टीज और यहाँ पे सोसाइटी का कोई रोल नहीं होता है, ये एक सिविल मैटर होता है। इसीलिए यहाँ पे पेनल्टी, पनिशमेंट, फाइन जैसी कोई चीज़ नहीं आ सकती। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे अग्रीमेंट के बीच में अनसर्टेनिटी है कि मुझे कार चाहिए या बाइक चाहिए और ये दोनों पार्टीज के बीच में अनसर्टेनिटी है तो ये अग्रीमेंट एक वॉइड हो गया और इसमें सोसाइटी को कोई फर्क नहीं पड़ा, इसीलिए यहाँ पे पेनल्टी की बात नहीं आएगी। लेकिन अगर मेरा अग्रीमेंट इस नेचर का है कि उससे कोई ना कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी अट्रैक्ट हो रही है तो वो बन जाएगा एक ऑफेंस और साथ ही बन जाएगा एक इलीगल अग्रीमेंट, यानी कि वो पहले इलीगल बनेगा और उसके बाद वो वॉइड बन जाएगा, यानी कि उसका इफेक्ट होगा वॉइड बट उसके पहले वो होगा एक इलीगल अग्रीमेंट। तो अभी आपको समझाता हूँ कैसे। तो फॉर एग्जाम्पल इट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ, तो हमने अग्रीमेंट कर लिया कि आपको मर्डर करना है और आपको इसके बदले पैसा मिलेगा, तो ये हो गया एक इलीगल अग्रीमेंट। ये अग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बन सकता और साथ ही साथ ये एक अपराध भी है। उसी तरह इफ इट इज ऑफ सच नेचर कि वो डिफीट कर देगा प्रोविजंस ऑफ लॉ, तो देखिए ये जनरली अपराध नहीं है पर इसका इफेक्ट हो जाएगा कि वो लॉ के विरुद्ध में है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अग्रीमेंट कर लें कि हम दोनों में से कोई भी व्यक्ति लिमिटेशन पीरियड को प्लीड नहीं करेगा, कि जो 3 साल का पीरियड होता है या 12 साल का पीरियड होता है लिमिटेशन का, उसको प्लीड नहीं करेगा, तो ये भी अग्रीमेंट लॉ के खिलाफ हो जाएगा। तीसरी बात है अगर वो फ्रॉडुलेंट है। फ्रॉडुलेंट का मतलब किसी भी तरह से फ्रॉड, फॉर एग्जाम्पल आईपीसी में जो डेफिनेशन दी गई है फ्रॉड की, उस तरह से अगर वो किया गया है तो वो एक इलीगल अग्रीमेंट है और साथ ही इसका इफेक्ट हो जाएगा वॉइड लेटर ऑन। अगली बात करते हैं इन्वॉल्व्स और इम्प्लाइज इंजरी टू अ पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, तो किसी व्यक्ति को चोट हो रही है या फिर किसी प्रॉपर्टी को चोट पहुंचाई जा रही है, फॉर एग्जाम्पल बाय मिसचिफ या चोरी, तो ये भी बन जाएगा एक इलीगल अग्रीमेंट। दूसरी बात क्या करता है, पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ में है। तो देखिए पब्लिक पॉलिसी जो है काफ़ी वास्ट टॉपिक है समझने के लिए अपने आप में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि तुम अपने माँ बाप की सेवा नहीं करोगे 1 साल तक, ये हमारे बीच में अग्रीमेंट है, तो ये भी एक तरह का पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ हो गया। उसी तरह से अगर तुम मेरे कब्जे में रहोगे 6 महीने तक, या तुम मेरे से 6 महीने तक या 1 साल तक अपना पैसा बढ़ाने को नहीं बोलोगे, अगर तुम मेरा काम करते हो तुम्हारा अधिकार है कि तुम हर 3 महीने के अंदर पैसा बढ़वाने के लिए बोल सकते हो, और अगर मैं तुम्हें कह दूं कि तुम्हें इसी हालत में काम करना पड़ेगा 12 घंटे 15 घंटे तक, तो यहाँ एक तरह से पब्लिक पॉलिसी को डिफीट किया जा रहा है और कोर्ट इसको अपनी नज़र के हिसाब से भी इलीगल अग्रीमेंट डिक्लेयर कर सकती है। अब बात करते हैं कि 3 प्रिंसिपल्स क्या निकल के आते हैं आउट ऑफ सेक्शन 23। तो पहला क्या है, एन अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड इफ द पर्पस इज इलीगल, यानी कि अगर उसका जो पर्पस है जो वो अचीव करना चाहता है वो इलीगल है। दूसरी बात क्या है, एन अग्रीमेंट इज वॉइड इफ इट एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, यानी कि हमारा जो अग्रीमेंट है वो लॉ द्वारा बाधित है ऑलरेडी और प्रोहिबिट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल हम करते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू मर्डर समवन और हमारे बीच में एक अग्रीमेंट होता है कि इसको मर्डर करने के बाद इसकी प्रॉपर्टी को हम लूटेंगे और आधा आधा बांट लेंगे, तो ये एक्सप्रेसली प्रोहिबिटेड हो गया।
और साथ ही साथ अगर कोई चीज़ इम्प्लाइडली यानी कि मान ली जाएगी ये भी कि अपराध है, चाहे वो लिखी भी ना हो, कोर्ट के इंटरप्रिटेशन से भी, तो भी वो प्रोहिबिटेड है इस सेक्शन के अंदर और एक इसका पार्ट है। तीसरी बात है, एन अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड इफ इट्स परफॉर्मेंस इज नॉट पॉसिबल विदाउट डिसओबीडियंस ऑफ लॉ। यानी कि किसी भी तरह से हमको गैर कानूनी काम करना ही पड़ेगा, चाहे वो काम सही हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी से राशन खरीदना है तो राशन खरीदना तो लीगल काम है, लेकिन राशन मुझे खरीदना है बॉर्डर पार करवा के किसी को, और वो काम मुझे करना है इलीगली, क्योंकि वो लीगली ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे वो एक तरह से डिसओबे कर देगा लॉ को, जबकि उसका ऑब्जेक्ट लीगल है। अब बात करते हैं डिफरेंस की बिटवीन अ वॉइड एंड अ इलीगल अग्रीमेंट। तो पहला पॉइंट इसमें क्या है, ऑल वॉइड अग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल। सेक्शन 25, 26, 27, 28, 29, 30 ये सब बताते हैं कि अगर आपका अग्रीमेंट कंसिडरेशन के बिना है, या फिर आपका अग्रीमेंट रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज में है, या फिर उसमें अनसर्टेनिटी है, तो ये सारे अग्रीमेंट्स वॉइड हो जाएंगे। पर यहाँ पे इलीगैलिटी की बात नहीं की गई है। लेकिन अगर आपका अग्रीमेंट किसी भी तरह से कानून के खिलाफ में जाता है या कानून को इनडायरेक्टली तोड़ता है, तो वो हो जाएगा इलीगल एंड देन इट विल बी वॉइड। ये जो देन इट विल बी वॉइड है, ये आपको मिलेगा सेक्शन 23 की लास्ट लाइन के ऊपर। वहाँ पे आपको ये समझना है कि एक अग्रीमेंट जो कानून के खिलाफ में होता है किसी भी तरह से, उसका पहला इफेक्ट होगा इलीगैलिटी और दूसरा इफेक्ट होगा वॉइड। वो पहले वॉइड और फिर इलीगल नहीं है, वो इलीगल है इसलिए वॉइड है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, वॉइड अग्रीमेंट्स आर नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ बाय इटसेल्फ। यानी कि ज़रूरी नहीं कि हर वॉइड अग्रीमेंट खुद से ही इलीगल हो, उसमें इलीगैलिटी की बात आनी चाहिए किसी भी तरह से कानून को तोड़ने के बाद। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, पार्टीज एंटर इनटू वॉइड अग्रीमेंट आर नॉट लायबल टू पनिशमेंट। तो ये बात सीधी बात है, यानी कि ये सिविल मैटर है, कॉन्ट्रैक्ट इज अ सिविल चीज़। तो फिर अगर आपने एक अग्रीमेंट करा है और वो कानून के विरुद्ध में नहीं है, उसमें अनसर्टेनिटी है या उसमें कोई और कमी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाया, तो इसमें कोई सज़ा नहीं होगी। लेकिन अगर आपका अग्रीमेंट लॉ के खिलाफ में जा रहा है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ है किसी भी तरह से, एज इज गिवन इन सेक्शन 23, तो फिर आप पनिशमेंट के लिए भी लायबल हो जाएंगे। अगली बात क्या है, ट्रांजैक्शंस कोलैटरल टू वॉइड अग्रीमेंट्स आर एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो फॉर एग्जांपल, अगर मेरे कॉन्ट्रैक्ट का या मेरे अग्रीमेंट का एक ब्रांच ऐसी है, यानी कि उसमें एक चीज़ ऐसी है जो कॉन्ट्रैक्ट बनने लायक है। वैसे कोलैटरल का मतलब यह होता है कि ब्रांच हो और सब्सिडरी हो, यानी कि जुड़ा हुआ है लेकिन उसका छोटा हिस्सा है। तो अगर उसका कोई और हिस्सा है उस अग्रीमेंट का ही जो कॉन्ट्रैक्ट बनने लायक है, तो वो बन सकता है अगर बाकी हिस्सा वॉइड है भी तो। लेकिन अगर कोई हिस्सा उसका इलीगल है तो दूसरा हिस्सा ऑटोमेटिकली उसका प्रिवेल नहीं कर सकता। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए और वेबसाइट को विजिट करिए। थैंक यू।